हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ आपने सब जगह पे देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम, यूट्यूब की। डॉक्टर पूनम गुप्ता मैडम जो है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो यहाँ पे लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इनका सिलेक्शन कौन करता है और एलिजिबिलिटी क्या होती है। यानी कि आपके दिमाग में अगर आता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के बाद 30-35 साल के बाद आरबीआई के आप डिप्टी गवर्नर बन सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा भी रास्ता है, अगर आप एसबीआई के पीओ बनते हैं अर्ली एज में तो भी आप सीएमडी चेयरमैन के पोजीशन पे नहीं, उसके पहले, क्योंकि चेयरमैन का जो पोजीशन होता है वो आप डायरेक्टली उसके बाद गवर्नर के लेवल का पकड़ सकते हैं। लेकिन जो एमडी होते हैं, एसबीआई के जो एमडी होते हैं या बाकी बैंकों के सीएमडी होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट एज अ डेप्यूटी गवर्नर हो सकता है। या अगर आप इकोनॉमिस्ट बनते हैं या फाइनेंस में अच्छा काम करते हैं तो भी आपका अपॉइंटमेंट एट द एज ऑफ 55-60 आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर पोस्ट पे हो सकता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एक कमिटी होती है, वो कुछ नाम रिकमेंड करते हैं और फाइनली इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ आपने देखा होगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। यहाँ पे एग्जाम पर्पस के लिए आपको ये सेक्शन याद करना जरूरी है। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ दी सेक्शन 8 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्ट सबसेक्शन यहाँ पे है। तो सेक्शन 8 भी अगर आप याद रखेंगे तो भी चलेगा। आप ऐसा पकड़ सकते हैं सेक्शन 8(4) ऑफ दी आरबीआई एक्ट 1934। करेक्ट। इनका अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुआ है। उसके पहले मैडम डायरेक्टर जनरल थी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। करेक्ट। तो ये एक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कमेटी होती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी। करेक्ट, एफएसआर एएससी। तो इनका काम होता है आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड करना। तो यहाँ पे कुछ पहले नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर में, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, वो सारा दिया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनका फिर ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे और उसके बाद फाइनली कौन सेलेक्ट करता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद ये जो कमिटी है हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर मेंबर्स कौन है यहाँ पे? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि आरबीआई इसके अंडर आता है। आरबीआई गवर्नर एंड 3 आउटसाइड एक्सपर्ट्स। करेक्ट। 3 एक्सपर्ट भी होते हैं, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ डीएफएस है, आरबीआई गवर्नर, और 3 यानी कि 6 लोग यहाँ पे होते हैं। ये कुछ नाम रिकमेंड करते हैं और वो रिकमेंडेड जो नेम्स होते हैं उसमें से फिर फाइनल अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट होती है, वो उसको फाइनलाइज करती है। यानी कि फाइनल जो से है यहाँ पर, ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, उनका यहाँ पे फाइनल से होता है। करेक्ट। तो ये देखो, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, करेक्ट, हैज अप्रूव्ड दी पूनम गुप्ताज अपॉइंटमेंट एज अ आरबीआई डिप्टी गवर्नर फॉर 3 ईयर्स। तो ये सबसे यहाँ पे पावरफुल है। और एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है। करेक्ट। पहले कभी कभी पहले से ही डिसाइड होता है कि इनका नाम इनको सेलेक्ट करना है और फिर वो सारे सिस्टम में बिठाया जाता है। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम ऐसे हुआ है, क्योंकि मैडम प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर जो काउंसिल होती है उसकी मैडम पार्ट टाइम मेंबर थी, तो मैडम को ऑलरेडी मतलब पता है आरबीआई का फंक्शनिंग कैसा है। टॉप लेवल जो हमारी थिंक टैंक है उसका भी मैडम पार्ट है। तो पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनको हमें सेलेक्ट करना है। 2-4 नाम ऐसे, एक नहीं 2-3 नाम सेलेक्ट होते हैं। फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, फिर लोग अप्लाई करते हैं, फिर ये कमेटी कुछ लोगों का नाम सेलेक्ट करते हैं, फाइनली ये जो कमेटी है ये सेलेक्ट करती है। अभी ये कमेटी में कौन होते हैं वो भी देखेंगे। वो भी हमारा जो इकोनॉमिक जो इशू है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है और जीए है, फाइनेंस है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इस तरीके से न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन आता है। क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन्स हु हैव एटलीस्ट 25 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एट अ लेवल ऑफ सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी चलते हैं, कुछ लोग सेक्रेटरी भी यहाँ पे आते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि उर्जित पटेल जो सर थे वो पहले डिप्टी गवर्नर थे। पर्सन्स हु हैव एटलीस्ट 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन और इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट। Persons of exceptional merit and track record at the national or international level in the relevant discipline.
ठीक है। एज कितना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी कितनी रहती है ये देखिए, ये सेक्रेटरी लेवल की सैलरी होती है जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, फिर 3 साल के लिए है, और फिर ये यहाँ पे एप्लीकेशन भेजने थे, करेक्ट। ये है, अभी देखते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन। अब ये सारे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अगर इनका मन है तो ही अपॉइंटमेंट होगा। एक्चुअली मैं इसको रिवर्स कहूँगा, ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं किसको करना है, फिर वो सारा प्रोसेस के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। सबसे पावरफुल कमेटी अगर आप कहेंगे पूरे इंडिया में, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं इंडिया में, ये फाइनलाइज करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जहाँ पे मोदी जी है, और श्री अमित शाह जो मिनिस्टर है होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन के। तो आपको पता चल गया अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहला वो। उसके बाद एक कमेटी होती है, उसमें कौन कौन होता है, 6 लोग होते हैं। वो फिर कुछ नाम रिकमेंड करते हैं, एंड फाइनल जो अप्रूव जो करते हैं वो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। मुझे लगता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके जीए में, ईएसआई में, एफएम में आ सकता है, या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।